प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप की मैट्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की मैट्राइसिस हमारे पास में है, उनको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, मैंने ये पहले से लिखा हुआ है क्योंकि बीच में मार्कर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है और उससे वीडियो भी बड़ी हो जाती है, लिखने में समय लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, फिर हमारे पास में आएगी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, फिर हमारे पास में आएगी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, फिर हमारे पास में आएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स, फिर हमारे पास में आएगी पीरियोडिक मैट्रिक्स। इस प्रकार से इन 4-5 जितनी भी हमारी मैट्राइसेस हैं इन सब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए साहब तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा, कुछ मैंने शायद आपको बीच में बता दिया था कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की पहचान होती है, ऐसा कुछ मैंने आपको बीच में बताया था अगर आपने पुरानी वीडियोस को ध्यान से देखा हो तो। ओके, जिस ऑर्डर में वीडियोस बनाई गई हैं आप उसी ऑर्डर में वीडियोस को देखा करो, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले कुछ दूसरा पार्ट देख लेते हैं फिर दूसरा पार्ट देख लेते हैं, उससे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वीडियो का ऑर्डर हमने वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, चलिए साहब तो फर्स्ट वी हैव ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी, कोई भी का मतलब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इतना तो आपने देख ही लिया है, नॉर्मली हमारे पास जो मैट्रिक्स होती हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। आई बात समझ में क्या? ओके, हालांकि मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से ही। ठीक है, यहां पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। नाउ अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं ये एक मैट्रिक्स है, एक का जो ट्रांसपोज होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगी, और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है नया जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही आएगा। और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, अगर वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्राइसिस को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो a इज इक्वल टू है √3/2 1/2 -1/2 √3/2। अगर मैं यहां से इसका a ट्रांसपोज निकालूं, बताइए मुझे a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा √3/2, ये पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ -1/2 आ जाएगा और यहाँ पे √3/2 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब अगर मैं a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आएगा 3/4, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आएगा 1/4, 3/4 प्लस 1/4 4/4 यानी कि 1। ओके, पहली रो दूसरा कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का √3/4, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस √3/4, 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कुल मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या कंडीशन होती है। ठीक है, अगर हम a को किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। यहाँ पे कुछ नोट्स, कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या हमारे पास में है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है साहब, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। ओके, नाउ रिमार्केबल पॉइंट क्या है कि अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इफ A इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A इनवर्स एंड A ट्रांसपोज आर आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा और उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ में आया क्या आपको? चलिए साहब इसको हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे पास में अगर A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I आता है, यानी कि अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ही वही खुद होता है, उसका इनवर्स भी वो खुद ही होता है। चलिए साहब दूसरी बात, क्योंकि आपने देखा कि A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I है, A इंटू A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, I के इक्वल है। अब आपको पता है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, अपने आप में एक मैट्रिक्स है। हालांकि ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आया है लेकिन आएगा तो एक मैट्रिक्स ही ना, और ये भी मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनकी डिटरमिनेंट भी बराबर होगी, इतना आप समझते हो ना। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो ऑब्वियस है उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी बराबर होगी, इसलिए इनके डिटरमिनेंट लेने पर दोनों बराबर आएंगे। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी लिखा है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। आई की डिटरमिनेंट कितनी आती है, 1, आई की वैल्यू तो 1 आएगी। ठीक है, नाउ आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में ए ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोर्ट की डिटरमिनेंट भी वो वही आती है जो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू आती है। ये वाली बात मैंने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में लिखवाया था, समझ में आ रहा है क्या? यानी ये डिटरमिनेंट ए है और ए ट्रांसपोज भी क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ए ही बनेगा, यानी कि डिटरमिनेंट ए तो है ही है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी ए ही आएगी और ये 1 हो जाएगी। अब ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, जैसे x मान लो तो x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, वैसे डिटरमिनेंट है इंटू मॉड ए इंटू मॉड ए क्या बन जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर विच इज 1। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस
1, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट होती है वो कितनी आती है आपके पास में, +-1 आती है। कितनी आती है, +-1। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। कैसी मैट्रिक्स हो गई, नॉन सिंगुलर, है ना। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तब क्या होता है, सिंगुलर होता है, और अगर 0 नहीं आई मतलब नॉन सिंगुलर। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कभी सिंगुलर होगी, नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर हमसे चेक करने के लिए बोला जाए कि चेक करके बताओ ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी जाए, तो सबसे पहले हम उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देख लेंगे। अगर वो 0 आ गया तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा बोल देंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में ए की वैल्यू +-1 आई है, यानी ये तो 0 नहीं आया है। समझ में आ रहा है नहीं यार। और अगर हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे, क्योंकि वो सिंगुलर हो जाएगा। फिर समझ में आया कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो प्रूव करके बताओ ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है साहब। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे क्या बोला गया है कि ए ऑर्थोगोनल है। अगर आपके पास में ए ऑर्थोगोनल है तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, आई आएगा। अगर B एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, if B इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो अपन ये कह सकते हैं B इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू आई आएगा। आएगा नहीं आएगा। अगर बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी ऑर्थोगोनल है। अगर ये प्रूव करना है कि ए बी ऑर्थोगोनल है, मतलब ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आई लेके आना है मुझे। सही है साहब। मैं देखो कैसे लेके आऊंगा इसको। मैंने ए बी लिखा रहा, इंटू आपको पता ना ट्रांसपोज उल्टा खुलता है, तो कितना आ जाएगा बोलो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, अच्छा बी इंटू बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख दूंगा, आई। तो ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू आई का मतलब क्या होता है, ए। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दे रही, आई। यानी कि ए बी की जब मल्टीप्लाई हमने उसके ए बी के ट्रांसपोज से किया तो दोबारा से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। मतलब ए बी भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर ए ऑर्थोगोनल है, बी ऑर्थोगोनल है, तो ए बी भी ऑर्थोगोनल होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। देखिए ध्यान से, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए, मतलब आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बारे में कुछ बारीकियां जानने की कोशिश करते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर मैं डिटरमिनेंट लूं, आपको पता है कि ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी बराबर होंगी। ये तो कॉमन सेंस है, आप खुद ही सोचिए दिमाग से, ठीक है साहब। नाउ तो ऑब्वियस है, मैंने लिख दिया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया। अच्छा, ए का स्क्वायर का डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट का स्क्वायर होता है, आपको बताया था मैंने, पावर बाहर आ जाती है, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए, ये इधर से उठ के इधर आ गया, इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू है। हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट ए कॉमन ले लिया। जब मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट ए कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ए -1 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ पे मॉडे 0 आ गया और मॉडे कितना आ गया, 1। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 0 आ गई। 0 का मतलब सिंगुलर भी हो सकती, कैन बी सिंगुलर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए साहब, अच्छा यहाँ पर आप एक बात और जानने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको ये दिया गया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए है। ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल टू है, मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। ए इंटू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए स्क्वायर के। ए क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से ए है, तो मैंने लिख दिया कि कुल मिला के ए क्यूब भी कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब मैंने ए क्यूब को क्या किया, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी ये बन जाएगा हमारे पास ए की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब फिर से कितना आ गया, ए। यानी कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी ए आएगा, ए क्यूब भी ए आएगा, ए की पावर 4 भी आएगी, ए की पावर 5 भी आएगी, ए की पावर 6 भी आएगी, ए की पावर k भी आएगी। K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है क्या, ये खासियत होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। नाउ यहां पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है नहीं यार, देखो लिखने का फायदा हुआ नहीं हुआ, जल्दी में अपना काम हो रहा है और मार्क की प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आपको पता है, मैं जैसे बोल चुका हूं पहले, स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग यहां बात करेंगे। नाउ यू कैन सी, अगर ए स्क्वायर बराबर आई आ जाए, आपने ए स्क्वायर निकाला और वो ए ना आने की बजाय क्या आ गया, आई आ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स।
क्या बोलेंगे हम उसको, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। दोनों तरफ आप डिटरमिनेंट ले लीजिए। आपको बार बार बोल चुका हूं कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी इक्वल आएगी। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिए तो आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू आई। कितना आ जाएगा आपके पास में, a स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब आपको पता है कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू आई है तो आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और ये पावर बाहर चली जाएगी। इस तरीके से बता रखा मैंने आपको पहले ही, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, आपको याद हो तो। ओके नाउ, तो यहां से a स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों आ सकती है। यानी कि यहां से आप एक बात भी कह सकते हो कि हमारे पास में जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है वो भी नॉन सिंगुलर होती है, क्योंकि उसकी डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं आई है। समझ में भाई, हमने यहाँ कोई नाम तो दिया नहीं है, हमने कोई स्पेशल मैट्रिक्स तो सपोज की नहीं, हमने तो एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए सपोज कर ली, उसका स्क्वायर आई आ गया। अगर वो इस नियम को फॉलो करेगा तो उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? तो ये भी कैसी होती है, नॉन सिंगुलर। कैसी होती है, नॉन सिंगुलर। समझ में आ गया आपको? चलिए साहब, नाउ इसके बाद अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, अगर a स्क्वायर बराबर आई है, मैंने दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। a स्क्वायर में को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए, यहाँ पे लिख दिया a इनवर्स आई। ये बन जाएगा i, a ऐसी रहेगा और a इनवर्स इंटू आई। कि कोई भी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। a इनवर्स इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, इनवर्स तो बाद में है लेकिन मैट्रिक्स तो पहले है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो i इंटू ए इज अगेन ए, तो a इक्वल टू a इनवर्स, यानी कि अपन कह सकते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का इनवर्स वो खुद ही होती है, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए साहब, अच्छा यहां पर काम की बात क्या है, अगर a स्क्वायर बराबर आई है, आप ध्यान से जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर a स्क्वायर बराबर आई है, क्योंकि a स्क्वायर बराबर आई, मैंने क्या किया, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a स्क्वायर इक्वल टू i इंटू a, तो क्या बन जाएगा, a क्यूब बराबर a आ जाएगा। ठीक है साहब, तो a क्यूब की वैल्यू a आ गई। अब दोनों तरफ a से फिर मल्टीप्लाई करो तो a की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। और a स्क्वायर को मैं फिर से क्या लिख दूंगा, i। दोनों तरफ फिर a से मल्टीप्लाई करो तो a की पावर 5 कितना आ जाएगा, i इंटू a यानी a आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं i नहीं लिख सकता, दोनों तरफ फिर a से मल्टीप्लाई करो तो a की पावर 6 बराबर a स्क्वायर यानी i आ जाएगा। तो कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, इवन वाले जो हैं वो i आ रहे हैं। देखो ध्यान से, आ रहे नहीं आ रहे हैं, जो इवन वाले हैं वो क्या आ रहे हैं, i, यानी कि a स्क्वायर, a की पावर 4, a की पावर 6 एंड सो ऑन, a की पावर 2m, a की पावर 2m, सब हमारे पास क्या आ जाएगा, i आएगा। a की पावर 2m समझते हो ना, 2m इज अ इवन नंबर। ठीक है, नाउ अगर ऑड नंबर के बारे में बात करें तो हमारे पास में होता है a की पावर 2m प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है साहब, तो ये हमारे पास में आ जाता है, और a क्यूब इक्वल टू a की पावर 5 इक्वल टू a की पावर 7, ये सब a आएंगे। ये होगी हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात। यहाँ लिखा भी हुआ है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर। क्यों ऑलवेज नॉन सिंगुलर? देखो ध्यान से, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है, तो ऑलवेज सिंगुलर नहीं, ऑलवेज नॉन सिंगुलर। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ठीक है साहब, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो हमारे पास में होती है वो हमेशा कैसी होती है भैया, नॉन सिंगुलर होती है। आई बात समझ में? ठीक है साहब, ये गलत लिख दिया देखो मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? चलिए साहब, आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स? निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है a, आपने a स्क्वायर निकाला, a क्यूब निकाला, a की पावर 4 निकाला और वो 0 आ गया। कब 0 आया? a की पावर 4 पे। उसके बाद बाकी सब अपने आप ही 0 आएंगे। जब a की पावर 4 0 है, वही घोषित हो गया कि वो नल मैट्रिक्स है, तो आगे के ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। तो जो 4 है वो हमारे पास इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेक्स वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? सही है। तो मान लो a की पावर k 0 आ गया, k कुछ भी हो सकता है, a क्यूब हो सकता है, a की पावर 4 हो सकता है, k की वैल्यू 3 4 जो भी है, सबसे पहले जो 0 आएगा। आई बात समझ में क्या? तो a की पावर k अगर 0 मैट्रिक्स आ रही है, 0 यहाँ पर मतलब नॉर्मल 0 नहीं होता, यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? नल मैट्रिक्स आ रहा है, वेयर अपन कह सकते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज नोन एज इंडेक्स, जो मैं बता चुका हूं अभी आपको। नहीं आया समझ में? जैसे मान लो एक बच्चे ने निकाला, उसके पास एक मैट्रिक्स है और उसमें उसने करा a स्क्वायर निकाला, a क्यूब निकाला, a की पावर 5 0 आ गया, तो बताओ इंडेक्स कितना हो गया उसका? 5। दूसरे निकाला, दूसरी मैट्रिक्स थी, उसके लिए a की पावर 7 0 आया, तो 7 उसके लिए इंडेक्स का काम करेगा। नहीं समझ में आया क्या? तो उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। ओके, चलिए साहब, नेक्स्ट वी हैव नोट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, अगर a की पावर k 0 है तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले सकता हूं मैं, तो नल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट तो 0 आएगी और ये पावर बाहर चली जाएगी, तो a की पावर k इक्वल टू 0। इसका मतलब ये अपने आप में 0। नहीं आया समझ में? अब तो ये 0 है क्योंकि वैल्यू बन चुकी है। अब नहीं आया समझ में? तो वी कैन से निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ सिंगुलर। काय को सिंगुलर? क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट तो 0 आ रही है ना। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए साहब, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास में क्या आता है? पीरियोडिक मैट्रिक्स। हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब समझने की कोशिश कीजिएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। नाउ अगर मान लीजिए a की पावर k बराबर a आ जाए,
ए की पावर के बराबर ए आ जाए तो अपन कह सकते हैं देन ए इज नोन एज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, और उसका पीरियड कितना कहलाएगा, के माइनस वन, एक कम पीरियड क्या कहलाएगा, एक कम लेना है उससे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास आया ए की पावर 4 बराबर ए, तो पीरियड कितना है 3, नहीं आया समझ में। अगर मान लो आपके पास आया ए की पावर 10 बराबर ए, तो पीरियड कितना है 9, एक कम पीरियड होगा। किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में वो क्या करते हैं, जहां पर के लिखा है वहां k+1 लिखते हैं, तो ए की पावर k+1 अगर ए के बराबर हो जाए तो पीरियड उससे एक कम यानी के हो जाएगा उनके हिसाब से, फिर नहीं आया समझ में। अगर मैंने ए की पावर के लिखा है तो मेरे हिसाब से पीरियड k-1 होगा, अगर किसी ने लिखा है ए की पावर k+1 इक्वल टू ए, तो उनके हिसाब से पीरियड एक कम, k+1 में से एक कम करो तो के आएगा ओनली। बात समझ में रही, करना कम ही है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि पीरियड होता है के, और किसी किसी बुक में लिखा रहता है पीरियड होता है k-1, तो आप खुद सोचो ना किसके हिसाब से, ये बात पढ़ता ही नहीं है बच्चा। अगर ए की पावर के बराबर है तो पीरियड k-1 होगा, ए की पावर k+1 बराबर है तो पीरियड ओनली के होगा, क्योंकि एक कम करना है जो भी यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रही है क्या, उसको हम लोग पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो हमारे पास में होती है, देखो ध्यान से, एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, क्योंकि देखो ध्यान से, आपने क्या देखा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहां गया हमारे पास में भाई, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की हम लोग बात करें तो हमारे पास में ये रहा, देखो a² बराबर है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या था, a² बराबर है, ये पावर 2 एक कम करो तो पीरियड कितना हो गया 1, तो एवरी आइडम्पोटेंट, अच्छा हमेशा ऐसे ही होता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में, तो एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1। एक और काम की बात, नल स्क्वायर मैट्रिक्स भी पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है। नल स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो, 0 0 0 0, 2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स होगी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3/3 की नल मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना ना उसको पहले, तो वो भी एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, लेकिन उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, तो बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है क्या। दूसरी बात, फॉर पीरियोडिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर a² बराबर a है, अगर हमारे पास कितना है, a² किसके बराबर है, a के बराबर है, इफ a² इक्वल टू 1 तो आप समझ सकते हो कि इसका पीरियड 1 है, इसका पीरियड कितना है 1 है। नाउ अगर a² बराबर है तो पीरियड 1 है, तो a² दोनों तरफ मैं डिटरमिनेंट ले लिया तो a² इक्वल टू आ जाएगा, आपको पता है पावर बाहर आ जाएगी, a² माइनस a कॉमन आ गया, सॉल्व करोगे की वैल्यू 0 आएगी 1 आएगी। ऐसी जब आप a³ बराबर a करोगे तो इसके पीरियड कितना है 2 है, डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a³ माइनस a बराबर 0, तो a बाहर आ गया तो बचेगा a बाहर आ गया, a² माइनस 1, इसको हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी बना के सॉल्व करा हमने, a की वैल्यू तीनों आ गई 0 -1 और 1। बात समझ में आ रही है क्या आपको। तो ये कहानी थी हमारे पास किसकी, पीरियोडिक मैट्रिक्स की। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको पूरा ये सारा चट्टा पट्टा राम कहानी समझ में आ गई होगी, हमारे पास में क्या कंडीशन होती है याद करने के लिए। कि तो मैं आपको अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकता हूं कि देखो ध्यान से, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो आपको याद करना पड़ेगा। आई देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि आई आ रहा है इसमें, तो इनवॉल्यूटरी है तो आई, a² बराबर आई। निल पोटेंट मैट्रिक्स में देखो निल मतलब क्या होता है, 0, निल मतलब एक प्रकार से 0, तो इसलिए नल मैट्रिक्स आ जाएगा वहां पे। ऐसे ही पीरियोडिक मैट्रिक्स आपको पता है रिपीटेशन होता है, उसमें पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है, रिपीटेशन होता है, तो उसके हिसाब से आप जो है 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए साहब, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू। चलिए तो हम लोगों ने जो है ये समझ लिया था कि हमारे पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, निलपोटेंट, आइडम्पोटेंट, इन्वॉल्यूटरी, पीरियोडिक मैट्रिक्स, सबके बारे में हमारी बातचीत हो चुकी थी। अब जो है कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा वो क्या है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपके पास में दिया गया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 1 -1 2 3 3 9 और बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है नहीं है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है साहब, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि निलपोटेंट मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो मैं इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा और अगर वो 0 आ गई तो निलपोटेंट होगा और अगर नहीं आई तो नहीं होगा। हर बात समझ में क्या मतलब, 0 आने पे हम गारंटी तो नहीं ले सकते कि निलपोटेंट होगा, लेकिन अगर 0 नहीं आया तो इस बात की पक्का गारंटी है कि निलपोटेंट है। नहीं आया समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। चलिए साहब, नाउ इधर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया गया, ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है आपके वाला क्वेश्चन। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, आपको क्या निकालना है, आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिएगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आप निकाल के देखें तो क्या आएगा हमारे पास, पहला वाला ऐसे ही रहेगा, हो जाएगा -9 -6, फिर आएगा -2, फिर इसके बाद ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 -6, फिर आएगा प्लस का 3, ये गया वो छोड़ दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 + 3। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, बताइए जल्दी से कितना आ रहा है भाई, ये कितना हो जाएगा -9 6 15 और ये हो जाएगा 9 में 6 गया 3 3 6 -6 और 9 ये 6 हो जाएगा 6 3 18। आई बात समझ में क्या, कितना आ रहा हमारे पास में, ये यार आंसर -3 विच इज नॉट 0, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना सा काम है बस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। नाउ
इफ ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 3। आपको पता है पीरियड 3 कैसे आया होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमको दिया गया है, समझो बात को, ठीक है साहब। क्वेश्चन हमको दिया गया है कि हमारे पास में एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, हमारे पास में ए क्या है, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड कितना है, 3 है। अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे कि a की पावर 4 बराबर a, तो आप बताओ उसका पीरियड कितना आएगा, 3 आएगा। मैंने बताया था ना अभी आपको, पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ाया था कि अगर a की पावर k बराबर a आ जाए तो k माइनस 1 ही उसका क्या होता है, पीरियड होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो a की पावर k बराबर a आ गया तो k की वैल्यू 4 है, तो k माइनस 1 मतलब 3 हो गया, तो इसका पीरियड 3 है। इसका मतलब ये फॉलो शर्त लागू हो रही है वहां पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर यहाँ लिखा हुआ है a की पावर 7 इक्वल टू a की पावर 4, अभी देखो अभी भी ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, इसका पीरियड अभी भी 3 आ रहा है, क्योंकि a की पावर 4 की जगह मैं a लिख दूंगा। बस में मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ठीक है साहब। तो इसका कुल मिला के पीरियड जो है 3 है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब केवल इतना नहीं होता कि a की पावर 4 बराबर a है, इसका मतलब उसका पीरियड 3 है। 3 का डिफरेंस चलेगा, मतलब उनके बीच में कितने का डिफरेंस चलेगा, 3 का डिफरेंस चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलिए साहब, नाउ यू कैन सी हियर, हमको ये चीज अगर गिवन है कि ये बराबर ये है, तो बताओ bb की वैल्यू क्या होगी। अब जो गिवन है उसका इस्तेमाल कर लेता हूं, तो a की पावर 6 प्लस b बराबर आपको दे रखा है i, ठीक है साहब। दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने यहाँ भी a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी करना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a की पावर 7 प्लस ab इज इक्वल टू a इंटू आई, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। a की पावर 7 का मतलब क्या है हमारे पास में, a की पावर 7 का मतलब a की पावर 4 है, और a की पावर 4 का मतलब a है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a, तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। समझ में आया हमने कैसे ab की वैल्यू निकाली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो प्योर बेसिक चीज हमारे पास में इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक और बात समझ में आ गई होगी कि पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं हम पीरियोडिसिटी का। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगर B एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है, a स्क्वायर बराबर a होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है, a स्क्वायर बराबर a होता है या नहीं होता है। चलिए साहब, तो अगर हमसे बोला जाए कि B इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, मतलब b स्क्वायर बराबर b है, ओके। b स्क्वायर किसके बराबर है आपके पास में, b है, सिंस b स्क्वायर बराबर b, ये हमको गिवन है। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है क्या? हमें क्या प्रूव करना है कि a जो होगा वो भी आइडेम्पोटेंट होगा। a हमारे पास में ये है, तो पहला ध्यान से देखिएगा, a बराबर हमें आइडेम्पोटेंट प्रूव करना है। a का मतलब क्या है, i माइनस बी, ठीक है। तो मैं a स्क्वायर निकालूंगा, तो a स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, i माइनस बी इंटू आई माइनस बी। आई बात समझ में क्या? यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल अलजेब्रा काम करेगी या नहीं करेगी, कर सकती है। क्यों? क्योंकि i और b हमेशा कम्यूट होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स i के साथ हमेशा कम्यूट होती है, इसलिए नॉर्मल अलजेब्रा होल्ड होगी, ठीक है। वैसे मैं बिना उसके भी कर सकता हूँ उसको, आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, क्योंकि 2i भी आएगा तो वो i इंटू b बन जाएगा। नाउ आपको पता है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर का मतलब i होता है, i की कितनी पावर कर लो i आएगा हमेशा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब b है क्योंकि गिवन है, बिकॉज b इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और माइनस का 2b, आई बात समझ में। तो i प्लस b माइनस 2b कितना आ जाएगा, i माइनस b। i माइनस b क्या था, a था, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया, मतलब i माइनस b भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे पास में प्योर बेसिक गिवन है। इसके बाद वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो कि अगर a b बराबर 0 है, प्रूव करके बताओ कि b आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो a b बराबर b है या b a बराबर 0 है। कैसे प्रूव कर सकते हो आप इसको, यहाँ देखो ध्यान से, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपके पास क्या दिया गया, a को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, i माइनस बी इंटू बी। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, b माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है b स्क्वायर खुद b के बराबर है। नहीं आया समझ में? अरे बी स्क्वायर तो पहले से ही b के बराबर है ना, क्वेश्चन तो एक ही चल रहा है पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? तो ये हमारे पास में प्रूव हो जाएगा, ऐसे भी ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ठीक है साहब? तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब समझ ही गए होंगे आप, है ना, 3x3 का ऑर्डर है, डायगोनल मैट्रिक्स वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। विच आर आइडेम्पोटेंट, मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स बताइए 3 ऑर्डर की जो आइडेम्पोटेंट हो। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, मेरे पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी वो इस तरीके से मैं 3 ऑर्डर की सपोज कर सकता हूँ, d1 0 0 0 d2 0 और 0 d3 लिख सकता हूँ। और अगर वैसे देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डायगोनल d1, d2, d3, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये वाली बात समझ में आ गई कि आपको? नाउ अच्छा, अब मैं a स्क्वायर निकाल देता हूं, क्योंकि आइडेम्पोटेंट की खासियत पता है आपको क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मतलब a स्क्वायर बराबर a करना है। अच्छा, दुनिया में सबसे इजीएस्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कौन सी मैट्रिक्स का होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का, और ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल। तो a स्क्वायर निकालना बहुत आसान है मेरे लिए। कैसे निकालूंगा बताओ, a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, डायगोनल उनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर d3 स्क्वायर। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में क्या? आप इसके बगल में एक और मैट्रिक्स रखना, उसकी मल्टीप्लाई करना, यही आएगा।
आएगा नहीं आएगा। अब ए स्क्वायर आ गया ये, ए आ गया ये, फिर लिखेंगे सिंस ए क्या चीज है हमारे पास में, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, since A is idempotent matrix and if A is idempotent matrix इसका मतलब A स्क्वायर बराबर A होगा और A स्क्वायर हमारे पास क्या है, D1 स्क्वायर 0 0 0 D2 स्क्वायर 0 0 0 D3 स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा D1 0 0 0 D2 0, यहाँ पे कितना 0 0 D3। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अब अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, अगर दो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या क्या बातें सामने आती हैं कि D1 स्क्वायर बराबर D1 हो जाएगा, D1 स्क्वायर बराबर D1 हो जाएगा। और अगर D1 स्क्वायर बराबर D1 है तो यहाँ से D1 स्क्वायर माइनस D1 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर D1 कॉमन आ जाएगा तो D1 माइनस 0 बराबर D1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि D1 की दो वैल्यू आएंगी 0 और D1 बराबर 1। ऐसे ही D2 स्क्वायर बराबर D2 हो जाएगा तो D2 की भी दो वैल्यू आ जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, 0 और 1। ऐसे ही D3 स्क्वायर बराबर D3 हो जाएगा तो D3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी, 0 और 1। आई बात समझ में क्या? अब हमें बताना है कितनी ऐसी हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है। समझ में आया कि नहीं आया, जो इस शर्त को फॉलो करती हैं। तो कुल मिला के अभी क्वेश्चन से ठीक ऐसे बन गया है, जैसे मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से लिखा हो, समझ लो बात को, 0 डैश, ये हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 0 डैश। आई बात समझ में, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की और आपको पता है कि देखो हर जगह आपके पास D1 की भी दो वैल्यू है, D2 की भी दो वैल्यू है, D3 की भी दो वैल्यू है। ठीक है, तो इसको भरने के कितने तरीके, दो तरीके, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसको भरने के कितने तरीके, 2। इसको भरने के कितने तरीके, 2। हमें सारे काम एक साथ करने हैं तो 2 × 2 × 2 कितने तरीके हो गए, 8। लेकिन ध्यान देना यहां पर एक वो वाली मैट्रिक्स बन जाएगी इसमें सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और हम लोगों ने पढ़ा है कि सारे एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में हम 0 नहीं मानते, इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, 2 × 2 × 2 -1। समझ में आया -1 क्यों किया? तो कितना आ जाएगा, 8 - 1 बराबर 7। कई लोग इसका आंसर 8 भी देते हैं। देखो यही पंगा होता है जो मैंने उस समय समझाया था ना आपको पहली वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा हो, जब मैंने डायगोनल मैट्रिक्स की बात की थी, मैंने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट एक साथ 0 नहीं लेने हैं आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आपने सारे मैट्रिक्स 0, सारे एलिमेंट 0 ले लिए फिर तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी एक एलिमेंट जो है ना 0 होना चाहिए पूरे डायगोनल में कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है कि आपको? तो ये हमारे पास में बेसिक चीज हो जाएगी। इसलिए टोटल वैसे बनेगी 8, लेकिन उसमें एक वो भी इंक्लूडेड हो जाएगी, कौन सी, जिसमें 0 0 0 होंगे, इसलिए हमने घटा दिया। सो द आंसर इज 7। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज हमारे पास में आती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास में, इफ x इज ऑर्थोगोनल एंड b इज इक्वल टू a, तो प्रूव करके बताओ a इज इक्वल टू x ट्रांसपोज bx होता है। आई बात समझ में? ठीक है साहब, अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्वियसली आप बताओ, पहले वाला आपके पास क्या दे रखा है, a बराबर x ट्रांसपोज bx। यहाँ पर दे रखा है x एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब x इंटू x ट्रांसपोज इक्वल टू I आना चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब ये बताया था, नहीं बताया था, x इंटू एक्स ट्रांसपोज क्या आना चाहिए आपके पास में, I आना चाहिए नाउ। तो इसका मैं उपयोग कर सकता हूं। अब आपको ये प्रूव करना है इसके बराबर, तो किधर से जाना शुरू करोगे, RHS से LHS से? RHS से ज्यादा सही रहेगा। ठीक है साहब, तो मैंने RHS ले लिया। RHS हमारे पास कितना दे रखा है, x ट्रांसपोज इंटू b इंटू एक्स। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, x ट्रांसपोज यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा। हमें लेके आना है किसी भी तरीके से a। तो आपको पता है कि हम लोग इसमें जो है हमारे पास ये गिवन है कि b बराबर जो है वो x ट्रांसपोज है, ये हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये तो गिवन है ना आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा x ट्रांसपोज। b की जगह आप क्या लिख सकते हो, x ट्रांसपोज इंटू x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ अब ध्यान से देखिएगा, x ट्रांसपोज इंटू x क्या बन जाएगा आपके पास में, I, देखो ऊपर I बन जाएगा, तो I इंटू ए, और x ट्रांसपोज इंटू एक्स भी क्या बन जाएगा, I, बताया था मैंने अभी आपको, तो ये बन जाएगा I। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा a। ये तो प्रूव हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ, समझ में आ गया आपको? चलिए साहब, दूसरा क्या प्रूव करना है साहब हमको? दूसरा प्रूव करना है कि b की पावर 10 बराबर x a की पावर 10 और x ट्रांसपोज। सही है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मैट्रिक्स में पावर बढ़ती है तो क्या चीज चेक करते हैं, पैटर्न। क्या चीज चेक करते हैं, पैटर्न चेक करते हैं, रिदम बनती है ना। ऐसे थोड़ी ना हम b की पावर 10 तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कर पाना संभव नहीं है। रिदम चेक करेंगे, पैटर्न बनेगा एक, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ओके। तो पहले मैं निकालता हूं b। आपको पता है b बराबर, आप पहले मैं b, आपको पता है b तो आपको पता है x a x की पावर t है, ओके। मैं b स्क्वायर निकाल के देखता हूं, फिर b क्यूब निकाल के देखूंगा, और b स्क्वायर और b क्यूब से मुझे ऑब्जर्व हो जाएगा कि b की पावर 4 क्या आएगी, b की पावर 5 क्या आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूं, बोलो b स्क्वायर। पहले मैंने b स्क्वायर निकाला, मतलब b इंटू b। आगे बात ध्यान से दो, b का मतलब कितना है भैया यहाँ पे, x a x ट्रांसपोज इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x a x ट्रांसपोज। सही है, नाउ यू कैन सी x ट्रांसपोज इंटू x क्या बनेगा, बोलो साहब,
आई बन जाएगा इंटू ए एक्स ट्रांसपोज, और ये आपको पता है ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स ए स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज, क्योंकि आई तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना आया एक्स ए स्क्वायर एक्स टी, आया नहीं आया। ऐसे ही जब आप बी क्यूब निकालोगे, बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी, और बी स्क्वायर कितना है आपके पास में एक्स ए स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज इंटू बी कितना था एक्स ए एक्स ट्रांसपोज, ये कितना हो जाएगा आई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर इंटू ए एक्स ट्रांसपोज, तो कितना आ गया एक्स ए क्यूब एक्स ट्रांसपोज, तो बी क्यूब निकाला तो एक्स ए क्यूब एक्स ट्रांसपोज आया। ऐसे ही आप बी 4 निकालोगे तो क्या आएगा एक्स ए की पावर 4 एक्स टी, आएगा नहीं आएगा, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा बी की पावर 10 इक्वल टू एक्स ए की पावर 10 एक्स टी। एन के लिए भी यही फॉर्मूला वैलिड होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है साहब। तो प्योर बेसिक क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया आपके वाली बात? चलिए साहब, चलिए तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चंस कर लिए थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वगैरह के। नेक्स्ट देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का, और सिग्मा का यूज कैसे करते हैं डिटरमिनेंट में। सिग्मा का मतलब आप जानते होते हैं समेशन होता है, ठीक है साहब। डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है, देखो डिफरेंशिएशन 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो रो वाइज होगा या फिर कॉलम वाइज होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में एक डिटरमिनेंट दे रखी है जिसको हम dx डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं, dx भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात में dx भी आप कह सकते हैं। R1 R2 R3, R1 का मतलब ये पूरी रो है, R2 का मतलब ये पूरी रो है, R3 का मतलब ये पूरी रो है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब। अच्छा, कॉलम में भी देख सकते हो C1 C2 C3 का मतलब पूरी डिटरमिनेंट को शो करने का शॉर्टकट तरीका होता है। C1 C2 मतलब कॉलम ऐसे जाएगा, C2 ऐसे जाएगा, C3 ऐसे जाएगा, ओके। मैं रो वाइज करके बताता हूँ, वैसे कॉलम वाइज होगा। अगर मैं इसका डेल्टा डैश एक्स निकालता हूँ, जिसको मैं d डैश एक्स भी कह सकता हूँ, आएगा सौ में क्या करोगे, पहली रो का डिफरेंशिएशन बाकी 2 रो सेम रहेगी, प्लस पहली रो सेम रहेगी, दूसरी रो का डिफरेंशिएशन, फिर तीसरी रो सेम रहेगी, प्लस पहली रो सेम रहेगी, दूसरी रो सेम रहेगी, तीसरी रो का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? ऐसे जितनी भी रोज होंगी आप कर सकते हो। सेम फॉर कॉलम, कॉलम की भी यही कहानी है। पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन होगा तो बाकी 2 कॉलम सेम रहेंगे, प्लस पहले कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन, तीसरा कॉलम सेम, प्लस पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम एज इट इज, तीसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है क्या? ये तरीका चलता है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए, आगे बात दिया गया है, तो मैं अगर मैं इसका d डैश x निकालूंगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, tan x का कितना होता है भाई sec स्क्वायर, बाकी दोनों ऐसे रहेंगे 1 2 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 5 6, प्लस फिर ऊपर वाला ऐसे रहेगा sin x x और tan x, 1 दूसरी रो का डिफरेंशिएशन 0 0 0 4 5 6, फिर क्या आएगा प्लस पहली रो ऐसी रहेगी sin x, दूसरी रो ऐसी रहेगी x tan x, दूसरी रो ऐसी रहेगी 1 2 3, तीसरी रो का डिफरेंशिएशन 0 0 0। तो आप समझ सकते हैं इसके पहले तो 0 आ जाएगी, अरे पूरी रो 0 हो गई ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, बचेगा ये, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा d डैश x। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि पहले इसको कैलकुलेट कर लो, डिटरमिनेंट है ना, पहले आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हो, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर नहीं आया समझ में भाई? सबसे बेस्ट तरीका तो वही है, चाहे डिफरेंशिएशन करना हो, चाहे इंटीग्रेशन करना हो, चाहे सिग्मा का यूज करना हो, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लो, और जो भी वैल्यू आ रही है क्या करो, उसका डिफरेंशिएशन बोले तो डिफरेंशिएशन कर दो, सिग्मा लगाने के लिए बोले तो समेशन का इस्तेमाल कर लो, इंटीग्रेशन बोले तो इंटीग्रेशन कर दो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन डायरेक्ट करना चाहते हो बिना ओपन करे तो ये तरीके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए साहब, एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया गया है कि fx बराबर x x स्क्वायर x क्यूब है 1 2 3 0 1 x, और बोला गया है कि बताओ f डैश 1 की वैल्यू क्या होगी। f डैश 1 तभी तो आएगा जब पहले f डैश x आएगा, तो पहले मैं इसका f डैश x आपको निकाल के बताता हूं, ओके। अगर आप f डैश x निकालोगे तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, x स्क्वायर x क्यूब, इसका कितना हो जाएगा, दूसरी वाली रो का पहले वाले का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं, एक मिनट सॉरी, x का कितना हो जाएगा 1, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ओके, और बाकी ऐसी रहेगा 1 2 3 0 1 x। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? प्लस अब पहली वाली रो ऐसी रहेगी x स्क्वायर x क्यूब, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है। दूसरी रो का डिफरेंशिएशन करो तो 1 2 3 का डिफरेंशिएशन 0 0 0, तो 0 1 x, तो इसकी वैल्यू तो पता है आपको 0 हो जाएगी, प्लस अब क्या होगा बोलो साहब, अब क्या होगा हमारे पास, क्या आएगा इसके बाद, पहली रो ऐसी रहेगी x स्क्वायर x क्यूब, दूसरी रो ऐसी रहेगी 1 2 3, तीसरे रो का डिफरेंशिएशन करो 0 0 x का हो जाएगा 1। आए बात समझ में क्या? ये हमारे पास में f डैश x आ गया, हमें निकालना है f डैश 1। f डैश 1 कैसे निकालोगे बोलो, जहां जहां x है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रख दूं तो जहां जहां x है वहां 1 हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका ये है कि पहले आप इसको सॉल्व कर लो, ये तो 0 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी उसमें x से क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना, तो आपके पास f डैश 1 आ जाएगा।
बात समझ में आ गई, करना क्या है। चलिए साहब, इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। देखो इंटीग्रेशन दो प्रकार का हम लोगों ने सीखा हुआ है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है कि उसमें प्लस सी लगाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, अगर मान लो आपको केवल इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए, मान लो लिमिट्स नहीं दे रखी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तरीका यही है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई डेल्टा एक्स इक्वल टू दे रखा है, बताओ इंटीग्रेशन फ्रॉम डेल्टा एक्स डी एक्स, पहला तरीका क्या है कि भैया पहले इसको इवैल्यूएट कर लो और जो भी वैल्यू आई क्या करो उसका इंटीग्रेशन कर दो। डायरेक्ट करना है तो आप देख सकते हो, अगर हमारे पास इस तरह से एफ एक्स जी एक्स एच एक्स दिया हुआ है तो क्या करो, इस रो का इंटीग्रेशन मतलब इसमें इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दो। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर ऐसा रो वाइज है और या फिर कॉलम वाइज है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है साहब। चलिए साहब, या तो कॉलम वाइज होगा ऐसा या रो वाइज होगा, ठीक है। नाउ अगर मान लो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सी कैसे लगाएंगे। तो एक तरीका क्या है कि आप पहले सिंपली इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे प्लस C1 लगाओ, यहाँ प्लस C2 लगाओ, यहाँ प्लस C3 लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इसका इंटीग्रेशन करो, यहाँ C1 मत लगाओ, इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ C2 मत लगाओ, इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ C3 मत लगाओ, सबका इंटीग्रेशन करके लास्ट में प्लस कैपिटल C लगा दो, बात खत्म। बात समझ में आ रही, वही आंसर आएगा घूम फिर के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई तरीका तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। अच्छा एक तरीका और देखो, अगर मान लो ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एक लाइन से नहीं होते, यहाँ पर एफ एक्स होता है, यहाँ जी एक्स होता है, यहाँ पे एच एक्स होता है, तो तरीका क्या है, फिर डायरेक्ट आप ऐसे इंटीग्रेशन की मदद नहीं ले पाओगे, फिर आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट नॉर्मली आता है ऐसे, ठीक है। सिग्मा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर आपको डेल्टा आर इक्वल टू दिया गया है एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर, मतलब ये आर के कोई फंक्शन है और आपको बोला जाए कि r इक्वल टू 1 से लेके n तक डेल्टा r बताओ, तो आप क्या करोगे, r की वैल्यू सब में अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें सिग्मा अप्लाई कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है साहब। लेकिन बाकी दो रो कांस्टेंट होनी चाहिए, अगर तीन रो का डिटरमिनेंट आपको दे रखा है तो ऐसे ही कॉलम के साथ होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन देखो, जल्दी समझ में आएगा आपको, डी आर इक्वल टू दे रखा है आर, आर माइनस वन, आर माइनस वन, आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। अगर इस तरीके से दिया गया है और बोला जाए आर इक्वल टू 0 डेल्टा आर निकालो, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सोचेगा यहाँ सिग्मा लगा देगा, यहाँ सिग्मा लगा देगा, यहाँ लगा देगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर ये 2 रो का डिटरमिनेंट है तो एक रो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर एक कॉलम कांस्टेंट होना चाहिए पूरा, मतलब उसमें आर नहीं आना चाहिए। दूसरा तरीका, अगर आपको एक करना नहीं आ रहा है ऐसे, मान लो नहीं हो रहा किसी ऑपरेशन के थ्रू, ये पहला कॉलम कांस्टेंट नहीं हो रहा या कोई रो कांस्टेंट नहीं हो रही, तो पहले इसको इवैल्यूएट कर लो, फिर आर का इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो एक बच्चा ऐसा कर सकता है कि इसको इवैल्यूएट कर लेगा, तो उसके बाद डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर क्या करेगा, वो लिखेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2r। नाउ यू कैन सी दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2r, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2r माइनस 1 आएगा। आपको क्या निकालना है, आर इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक निकालना है, सॉल्व कर लो इसे, तो आपके पास में डी आर ये आ गया। नाउ यू कैन सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाई, मुझे निकालना है सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक डी आर। मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे लिख दूंगा डी आर की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 2r माइनस 1, 2r माइनस 1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है साहब। फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लूंगा, एक बार आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो माइनस 1 आएगा उसके हिसाब से। एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आर इक्वल टू 0 से लेके 100, यहाँ पे आ जाएगा 2r माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके 100 और 1, और यहाँ को पता है 2 बाहर आ जाएगा। सिग्मा आर का मतलब जानते हो ना, क्या होता है सिग्मा आर का मतलब, आर इंटू आर प्लस 1/2 है ना, एन इंटू एन प्लस 1/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे ही 1 को कितनी बार जोड़ना है आपको, 101 बार। भाई ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। भाई बात समझ में क्या, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे इसको आर इंटू आर प्लस 1/2, तो आर लास्ट में आर की वैल्यू कितने रखोगे, 101, क्योंकि ये 0 से लेके 100 तक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको। अगर 1 से लेके 100 तक होता तो आता ना 100, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम फॉर हेयर, कर लोगे आप इसको। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, पहले आपने इसको वैल्यूट किया, वैल्यू पुट कर दी, सही है साहब। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि आप एक काम करो, किसी ऑपरेशन के थ्रू कोशिश करो कि इसके एक रो कांस्टेंट बन जाए। कैसे, जैसे मान लीजिए r इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक निकालना है, ठीक है। नाउ आप क्या कर सकते हो, मान लो मैंने C1 में ऑपरेशन लगा दिया, C1 माइनस C2। अब देखो क्या आ जाएगा dr, C1 माइनस C2, इसमें से इसको माइनस करना जरा। r माइनस 1 में से आप r में से r माइनस 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, r माइनस 1 में से r माइनस करोगे तो -1 आएगा, यहाँ r माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ r आ जाएगा, बात खत्म। आसान हो गया।
अब तो लगा सकता हूं मैं सिग्मा डायरेक्ट, क्योंकि एक कॉलम कांस्टेंट बन चुका है पूरा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? तो क्या जाएगा मेरे पास में सिग्मा, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100 और डी आर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 - 1, इसमें लिख दूंगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100 तक r - 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100, और यहाँ पे आ जाएगा r। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब। इस तरीके से बेसिक चीज है, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक? चलिए साहब, तो ये हमारे पास में होगी थी प्योर बेसिक चीज, ठीक है साहब। और इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया था आपको क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन करना आपको आ गया और इंटीग्रेशन आपको करना आ गया, ठीक है, और सिग्मा का डायरेक्ट इस्तेमाल करना आपको आ गया, ओके। और बाकी हम लोग जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक उतने ज्यादा आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है साहब। मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि भैया हमारे पास कितना आ गया था, यहाँ पे था 1 - 1, यहाँ पे कितना था हमारे पास सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100, और यहाँ पे कितना था r - 1, और यहाँ पे कितना था सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100, यहाँ कितना था r। समझ में आ रहा है नहीं यार? आप इसको अलग से सॉल्व कर लो। मान लो मुझे निकालना हो सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100, यहाँ पे r लिखा हुआ है, तो पहले मैं 0 पुट करूंगा, 0 आएगा, 1 पुट करूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 100 पुट करूंगा, तो 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम कितना होता है 50-50, याद आ गया आपको? ये तो एपी बन गई ना, 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम कर दो एपी के थ्रू, 50-50 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ना, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा साहब, अगर मैं यहाँ देखूंगा तो देखो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100 तक, यहाँ पे आ जाएगा r - 1, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100 तक r माइनस सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 100, यहाँ पे 1 आएगा। आएगा सॉल्व में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए साहब, इसको आप सॉल्व करोगे अगेन 50-50 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 50-50 वही आएगी जो अभी सॉल्व करेंगे माइनस, लेकिन यहाँ पे एक कितने बार ऐड होगा 101 बार, क्योंकि ये 1 से लेके 100 तक नहीं है, 100 टर्म नहीं है, आएगा सॉल्व में क्या 101 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 101, और इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 4949, कितना आ जाएगा लगभग 4950 ऐसे कुछ बचेगा शायद ही। सॉल्व कर लेना, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, पुट करके फिर आप सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? प्योर बेसिक चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? चलिए साहब, सिग्मा के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ साथ ही। अगर हम लोग सिग्मा के ऊपर देखें तो हमारे पास में देखिए किस तरीके से आप समेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान चीज है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है साहब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, प्योर बेसिक चीज है। सबसे अगर ज्यादा कोई दिक्कत है तो पहले इवैल्यूएट कर लेना उसको सिस्टमेटिक ढंग से, और बाद में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब सिग्मा जो भी करना हो वो कर सकते हो। आई बात समझ, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास चीज है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए आपको दिया गया है डी आर इक्वल टू, और इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है आर, और यहाँ लिखा हुआ है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? और यहाँ लिखा हुआ है आर माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 2r माइनस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास में एन स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 2r प्लस 1, ओके। और यहाँ लिखा हुआ है आर क्यूब, और यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंटू एन प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है आर क्यूब माइनस 1। पहले मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। अगर हमको बोला जाए कि भैया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 100 तक का सम करो, इसको डॉट डॉट एन तक का सम करो, तो आंसर आएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। इसको हम लोग शॉर्ट में सिग्मा एन भी कहते हैं, सिग्मा आर भी कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है एन की जो भी वैल्यू होगी वो हम पुट कर देंगे वहां पे, नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। नाउ अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए अगर हमारे को बोला जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर, इसे बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका आंसर कितना आता भाई? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये वाली बात समझ में आ गई तो आंसर आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब। इसका आंसर आएगा n इंटू एन प्लस 1/2। इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एन क्यूब। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो इसे बोलते हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब। नाउ तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, अभी देखिएगा क्या इसका आंसर आएगा। नाउ यहाँ पर क्या डायरेक्ट सिग्मा इस्तेमाल किया जा सकता है? पहले बताइए, क्या यहाँ पे डायरेक्ट सिग्मा इस्तेमाल कर सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 रो वेरिएबल है। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पे 2 कॉलम वेरिएबल है।
अगर रो वाइज देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तीनों रो ही वेरिएबल है। डायरेक्ट सिग्मा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सिग्मा का इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो कैसे? ध्यान दीजिएगा, इसमें हम डायरेक्ट ऑपरेशन लगा देते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, ध्यान से देखो, माइनस करके फायदा होगा। मैंने C3 में क्या ऑपरेशन लगा दिया, C3 माइनस C1। जब मैं ऐसा करूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो dr ही रहेगा, और r ऐसी रहेगा, यहाँ पे 2r माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे r क्यूब आ जाएगा। ये ऐसी रहेगा n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप देखो C3 माइनस C1, इसमें से इसको माइनस करो तो -1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, करना एक बार माइनस, कितना आ रहा है 2r प्लस 1 माइनस 2r प्लस 1, कितना आ रहा है बोलो, 2 आ रहा है क्या, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, नाउ सिमिलरली जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1 आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब तो लग सकता है ना सिग्मा, क्योंकि अब एक पूरा कॉलम ही r से बचा हुआ है, बाकी दोनों कांस्टेंट है। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? n तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, सही है साहब। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया था भाई, हमसे क्वेश्चन ये बोला गया था कि ये चीज कैलकुलेट करके बताओ। क्या कैलकुलेट करना है, r इक्वल टू 1 से लेके n तक और dr, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक और dr, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n, और ये आ जाएगा r, ये ऐसी रहेगा n इंटू n प्लस 1/2 -1, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, दिस इज यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक, दिस इज 2r माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा r क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर -1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब। ना अब सबकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा आर, ध्यान से देखो, सिग्मा आर यही चीज आ जाएगी आपकी आईवासो में, क्योंकि आर की वैल्यू आप 1 से लेकर n तक पुट करोगे तो कुल मिला के हमारे पास में जो ये चल रहा था, इसकी जगह में क्या लिख दूंगा बोलो साहब, क्या लिख दूंगा, n इंटू n प्लस 1/2 आएगा नहीं आएगा इसकी जगह ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि आप आर की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, n पुट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसी था n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पे था -1। नाउ 2r माइनस 1, जानते हो 2r माइनस 1 क्या होता है? 2r माइनस 1 होता है ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, कितना आता है n स्क्वायर, कितना आता है n स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर और ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नाउ ये जानते हो r क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, कितना आएगा आंसर, सिग्मा n क्यूब। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही लिखा था n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर -1। अब बताओ आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि ये पूरी कॉलम इसके जैसे हो गई है। बात समझ में आ रही है क्या? सो दिस इज हाउ वी कैन यूज अ सिग्मा। आईवासो में समेशन का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपके पास मैंने बता दिया प्योर बेसिक तरीके से। इस तरीके से जो है आप इसको इस्तेमाल सिग्मा का कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सिग्मा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है साहब। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उसके पास हमारे पास कई और तरीके भी हैं, उस तरीके से भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कई और तरीके का मतलब कई और क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, ओके, और वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो है ट्राई करके देखिएगा, जो जो कंडीशन आपके पास बनेगी उसके हिसाब सॉल्व कर लेना, ठीक है साहब। ये बुक आप लेके आ जाइएगा, ठीक है। अलजेब्रा की बढ़िया किताब है डॉक्टर एस के गोयल सर की, इसमें आपको अलग अलग इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेस मिलेंगी, ठीक है। सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, तो उन एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर जो है IIT वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स रहते हैं, और जितने भी टॉपिक हमारे कवर होने थे वो लगभग हमने इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है साहब। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए साहब, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन का कोई सिस्टम दिया गया है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास किस टाइप से सॉल्यूशन आएगा, क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, ठीक है साहब। थोड़ा बहुत देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, 1 वेरिएबल का भी समझ में आ जाएगा, 2 वेरिएबल का भी समझ में आ जाएगा, 3 वेरिएबल की भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन 3 वेरिएबल जो होता है ना, जैसे अगर हम लोग देखें जिसमें ax प्लस by प्लस cz इस टाइप का जो होता है, एक होती है होमोजेनियस, एक होती है नॉन होमोजेनियस, वो एक प्लेन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें 3D और वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है साहब। तो 3D और वेक्टर हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोशिश कीजिएगा, इसमें क्या है 3D वेक्टर का ज़्यादा काम नहीं है। देखो हमारे पास में कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, उसके 2 प्रकार के सॉल्यूशन होता है, या तो कंसिस्टेंट होता है या फिर इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट किसको कहते हो, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, या तो एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आई बात समझ में क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। या तो इनका कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 मतलब या तो एक होगा या इनफाइनाइट होंगे, 2 3 तो होते ही नहीं सॉल्यूशन हमारे यहाँ, ठीक है साहब। दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब कोई भी सॉल्यूशन ना आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए साहब, अब इधर आ जाइए। अगर कंसिस्टेंट है तो मैंने बताया 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के भी 2 टाइप हैं,
क्या? ट्राइवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन किसको कहते हो? जब जितने वेरिएबल की इक्वेशन हो और वो जीरो हो जाए। जैसे मान लो आपके पास में दो वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है, 2x + 3y = 0 और 5x + 7y = 0, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0,0। ये ट्राइवियल सॉल्यूशन है क्योंकि दो वेरिएबल की इक्वेशन है और दोनों जीरो हैं, x भी जीरो और y भी जीरो। ऐसे अगर तीन वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो तीनों जीरो होने पड़ेंगे, x 0, y 0, z 0, तभी वो ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो तीन वेरिएबल की इक्वेशन है x y z की और x 0 है, y 0 है, z 0 नहीं है, तो वो ट्राइवियल नहीं कहलाएगा। ट्राइवियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? जब जो जितने वेरिएबल हैं वो सब जीरो होने चाहिए। समझ में आ गया? नाउ व्हेन ऑल आर जीरो। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन ऑल आर नॉट जीरो, सारे एक साथ जीरो नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इधर आ जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन वेरिएबल के इक्वेशन की। देखना ध्यान से, हम सोचते कैसे हैं चीजों को। आई बात समझ में क्या? वन वेरिएबल की इक्वेशन को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? वन वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है? ax = b। वन वेरिएबल की इक्वेशन को आप क्या बोलोगे? ax = b। ऐसी होती है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। अच्छा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? b/a आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? b/a। अब दो केस पॉसिबल है, या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो नहीं हो सकता है। तो सोचोगे कैसे? अगर ये जीरो नहीं है तो ऐसे सोचोगे, अगर ये जीरो है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो a × x = b, तो 0 × x = b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ax = b को हमने लिखा x = b/a। इसको सोचने के दो तरीके हैं, अगर a 0 नहीं है तो ऐसे, और अगर a 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करके वापस ऐसे आ जाओ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर a 0 है, इफ a 0, तो 0 × x = b। अब दो बातें आती हैं, या तो b 0 होगा या b 0 नहीं होगा। अगर b 0 नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि 0 × समथिंग 0 आना चाहिए था। नहीं आया समझ में? 0 × समथिंग क्या आना चाहिए था? 0। लेकिन क्योंकि आप b को तो 0 होने से मना कर रहे हो, तो 0 × समथिंग 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। सीधी सी बात है। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे होगी? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर 0 × समथिंग = 0 है, यानी अगर b 0 है तो 0 × समथिंग = 0, तो समथिंग कुछ भी हो सकता है। फिर x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 3 0। होगी नहीं होगी? ऐसे नहीं आ रहा समझ में? तो x की यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबल है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? नाउ अब अगर मान लो a ही 0 नहीं है तो ऐसा सोचेंगे x = b/a। फिर वही दो केस, a तो 0 नहीं है, लेकिन हो सकता है b 0 हो सकता है b 0 ना हो। अब अगर b 0 नहीं है तो देखो ध्यान से, a तो 0 नहीं है, मतलब ये तो 0 हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अच्छा, अगर न्यूमरेटर भी 0 नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आंसर आएगा। नहीं आया समझ में? भाई a 0 नहीं है मतलब a 2 है, मान लो a कितना है? 2 है, तो नीचे 2 आएगा। और तुमने कहा b भी 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि b मान लो कुछ है 3, तो आंसर क्या आएगा? 3/2। तो x की वैल्यू 3/2 आ गई, तो कैसा सॉल्यूशन आया? नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल है ना, 0 नहीं आया ना? नहीं आया समझ में? नाउ अगर a 0 नहीं है और b 0 है तो x की वैल्यू 0 आएगी ना? क्यों? क्योंकि b तो 0 है ना। न्यूमरेटर अगर 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर तो 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? सो द आंसर इज 0। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? ट्रिवियल। यहां पर x 0 होती ही ट्रिवियल हो गया। क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल की इक्वेशन थी ना, और वही 0 है, इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो आपको समझ में आया वन वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है? समझ में आ गया? नाउ सिमिलरली हम टू वेरिएबल की इक्वेशन के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। यहां पर मैं दो वेरिएबल की तीन इक्वेशन नहीं ले रहा हूं, ठीक है? उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, वो अभी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे चीजों को जल्दी समझेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कॉनकरेंसी हमारे पास क्या कंडीशन है? कॉनकरेंट मैंने आपको बताया था, शायद उस समय लिखवाया था जब मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट की मदद से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। उसमें मैंने कहा था, समझ में आया नहीं आया? उसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे पास में तीन लाइन गिवन हो, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + c3 = 0। अगर ये तीनों कॉन्करेंट है, मतलब कॉन्करेंट मतलब समझते हो ना, संगामी, जैसे इलाहाबाद संगम बिंदु है ना, 3 रिवर्स का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इलाहाबाद संगम तो सुना होगा, कॉन्करेंट है। अगर तीनों कॉन्करेंट है कैसे पता करते हैं? पहले दो को सॉल्व करते हैं और जो आंसर आता है उसको किसमें सेटिस्फाई करा देते हैं? तीसरे में। अगर सेटिस्फाई कराएगा तो तीनों का एक कॉमन इंटरसेक्शन होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्करेंट पॉइंट बोलेंगे। और इसका मतलब ये हो जाएगा तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइन होंगी, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस कह सकते हैं इसको। और डिटरमिनेंट के तरीके से कैसे दिखाया था मैंने आपको? a1 यहाँ पे बोला था मैंने, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ओके, और a3 b3 c3। आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो। अगर वो 0 आ जाए इसका मतलब लाइन कॉन्करेंट होगी। आए बात समझ में क्या? लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर डिटरमिनेंट 0 है, आए बात समझ, अगर मान लो आपको डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ये दिया जाए कि डिटरमिनेंट 0 है तो ये कॉन्करेंट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये कॉन्करेंट है इसलिए 0 होगा।
उल्टा वाइस वर्सा इसका ट्रू, ये है देन इट इज ट्रू, बट इससे ये नॉट ट्रू। आई बात समझ में क्या? उसको हम क्वेश्चन के थ्रू जल्दी अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं जो आपने क्लास 10 में पढ़ी है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है साहब, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 6 और आपसे बोला जाए कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। आई बात समझ में क्या? तो बच्चा क्या करेगा, 10th क्लास का दिमाग लगाइए। मैंने 10th क्लास की बातें लिखी हुई हैं, पहले बता देता हूं। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। वो कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अगर हमारे पास में a1 बराबर a2 बराबर b1/b2 है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इस केस में पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती किसी भी कीमत में। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब बताओ इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि a1/a2 कितना आएगा 1/3, b1/b2 कितना आएगा 1/3, c1/c2 कितना आएगा 1/3। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन को? बताओगे कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन? आपको लिख के बताना हो, आपको तो पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आगे, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ध्यान से। आप x को सपोज कर लो, मान लो x इक्वल टू लैम्डा है, मान लो x इक्वल टू क्या है, लैम्डा। अगर x इक्वल टू लैम्डा है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस लैम्डा। तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर आ गया लैम्डा कॉमा 2 माइनस लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r। बात खत्म हो गई। नहीं आया समझ में? x की वैल्यू लैम्डा है और y की वैल्यू 2 माइनस लैम्डा है, और लैम्डा की जगह तुम्हें जो रखना है वो रख लो, ये सेटिस्फाई होगा। बात नहीं समझ में आई क्या? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी जब हम 3D पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। आई बात समझ में क्या? क्योंकि वहां पर 3 प्लेन एक साथ चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा आपको और अच्छी तरह चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए साहब, तो ये हमारे पास बेसिक तरीका हो गया। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमारे पास में आता है 3 वेरिएबल का सिस्टम। क्या आता है हमारे पास में? सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक है साहब, अगर अपन लोग 3 वेरिएबल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा उसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? चलिए साहब, तो उम्मीद है आपको मैं 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल वाला समझा चुका हूं। ठीक है, बाकी जितने भी डाउट्स हमारे बचे होंगे वो हमारे क्वेश्चन के थ्रू जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेसिक तरीके से समझ में आएगा। ठीक है साहब, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास में 3 वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन। पहली इक्वेशन मान लीजिए मुझे दे रखी है, यहाँ दे रखा है साहब a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, और यहाँ आपके पास दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर मान लीजिए यहाँ दे रखा है d2, यहाँ लिखा है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना दे रखा है d3। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है। अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है मतलब ये नॉन होमोजेनियस पेयर है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? नॉन होमोजेनियस। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है? तीनों की तीनों नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। आई बात समझ में क्या? होमोजेनियस कब होंगी? जब राइट हैंड साइड में क्या होगा? जीरो होगा सब में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हमारे पास होमोजेनियस होगी। अब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ पर आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ठीक है साहब, अगर मान लीजिए मैं डी किसको सपोज करूंगा, ध्यान दीजिएगा, डी में सपोज कर रहा हूँ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया? d। ओके, अब हम बात कर रहे हैं d1 की। मैं d1 क्या सपोज करूंगा? ध्यान दीजिए, d1 d2 d3, b1 b2 b3, C1 C2 C3। बात समझ में आई क्या? D1 मैंने कैसे सपोज किया? जहां पर A1 A2 था उसको जगह मैंने D1 D2 D3 लिख दिया। ऐसे ही मैं सपोज करूंगा D2। तो आप बताओ D2 किसको सपोज करूंगा? A1 A2 A3 ऐसे ही रहेगा। यहां पे क्या आ जाएगा? D1 D2 D3 और C1 C2 C3। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे मुझे बताओ D3 किसको सपोज करूंगा मैं? A1 A2 A3, B1 B2 B3, D1 D2 D3। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? D3 की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? D किसको मानना है? इसको। D1 इसको मानना है, D2 इसको मानना है, D3 इसको मानना है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? ना ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने लिखा D बराबर, यहां मैं लिखा D में ले रहा हूं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये वाली बात आपको समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या करा, इस इक्वेशन इस डिटर्मिनेंट को x से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है x से, अगर मैंने मान लीजिए मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम में, किस में मल्टीप्लाई किया? पहले कॉलम में। अगर मैं पहले कॉलम में x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा a1x
A2x A3x, यहाँ क्या आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, आएगा नहीं आएगा? लेकिन आपको पता है जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू x टाइम्स हो जाएगी, तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और उस डिवाइड को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो ये dx हो गया, वो 1/x इधर आ गया, ये क्या बन गया आपके पास में dx। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब मैं यहाँ पर एक और ऑपरेशन लगा देता हूँ, ठीक है साहब। मैंने क्या करा, C1 में ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2y प्लस C3z। आई बात समझ में का मतलब मैंने क्या करा, C1 में ऑपरेशन क्या लगा दिया कि मैं C1 में ऐड कर रहा हूं y टाइम्स C2 प्लस z टाइम्स C3, यहाँ C2 C3 कॉलम के लिए है, समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना आ जाएगा dx बराबर, जब आप ऐसा करोगे इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो b1y बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे z से तो c1z बनेगा, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, यहाँ पे आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, यहाँ पे कितना आ जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ आ जाएगा b1c1, यहाँ पे आ जाएगा b1c1 b2c2 b3c3। ये वाली बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास में आ जाएगी। नहीं आया समझ मैंने क्या किया? अच्छा, ऐसे करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। तो कितना आ जाएगा dx बराबर a1x प्लस b1y, इस सब की वैल्यू किसके इक्वल है, d1 के, इसकी वैल्यू d1 है, इसकी वैल्यू d2 है, इसकी वैल्यू d3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 d3। यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो आप इसे देख के बोलोगे अरे भैया ये तो d1 है, ये तो d1 है, तो कुल मिला के आगे पास में dx की वैल्यू कितनी आ गई d1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी d1/d। आए बात समझ में क्या? ये हमारे पास क्रैमर रूल होता है। क्या होता है? क्रैमर रूल। जो भी यही बता रहा हूँ मैं सब क्रैमर रूल का सिस्टम चल रहा है। ओके, नाउ क्रैमर रूल के थ्रू भी हम सॉल्यूशन, एक मैंने आपको एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन बताया था मैट्रिक्स मेथड से, नहीं निकालना सिखाया था क्या? हालांकि उसमें हमारी बुक में जो है यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, तो x इक्वल टू a इनवर्स भी करते हैं हम लोग। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/mod a इंटू एडजॉइंट a, निकालते हैं उसके थ्रू करते हैं, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्रैमर रूल के थ्रू हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? तो आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी है d1/d। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह y से मल्टीप्लाई किया होता तो बताओ हमारे पास में क्या कंडीशन बनती, तभी बनती dy बराबर d2, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाती, d2/d आ जाती। ऐसी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d3/d। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? तो कुल मिला के मैं xy z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग xy z की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? d किसको मानना है, a1 b1 c1 कोफिशिएंट वाले को। d1 किसे मानना है, d1 d2 d3, ये वाला इधर आ जाएगा, a1 a2 a3 वाला हट जाएगा, ये आ जाएगा d2 इसे मानना है, d3 इसे मानना है। और आपसे बोला जाए कि बताओ भैया इसकी xy z की वैल्यू बताओ। 3 प्लेन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये? 3 प्लेन्स, दे आर 3 प्लेन्स। इसके बारे में हम वेक्टर 3D में दोबारा अच्छी तरह बात करेंगे। अभी जो समझाना उसको समझने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि अभी आपको वेक्टर 3D पढ़ाया नहीं गया, तो ऑब्वियस है मैं जो सोचने के लिए बोलूंगा वो सोच ही नहीं पाओगे आप। ठीक है साहब, चलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ये 3 प्लेन की इक्वेशन है। तो आपको बोला जाए कि x और z की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? x इक्वल टू d1/d, y इक्वल टू d2/d और z इक्वल टू d3/d। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं आया समझ में? समझ में आ गया साहब? तो हमारा बेसिक तरीके है, समझ में आ गया ना आपको? x बराबर d1/d, y बराबर d2/d, z बराबर d3/d। सही है? चलिए साहब, अब यहां से हम लोग कैसे पता करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, और कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्योंकि सुनो ध्यान से, अगर होमोजीनियस इक्वेशन हुई तो d1 d2 d3 तो होगा ही नहीं, मतलब 0 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 0, d1 भी 0 हो जाएगा, d2 भी 0 हो जाएगा, d3 भी 0 हो जाएगा। उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? तो x बराबर कितना आया, d1/d, y बराबर d2/d, z बराबर d3/d, और ये भी समझ में आ गया होगा d1 d2 d3 किसको मानना है। सही है? चलिए साहब, आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको उस तरीके से समझते हैं जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के समझाया था। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा हम लोग किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ओके, नाउ तो यहां पे ध्यान दीजिएगा हमारे पास में क्या कंडीशन बन सकती है। ओके, ध्यान से अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा क्या हमारे पास केस चलेगा। मैं आपको केवल x वाला समझाऊंगा, वैसा ही आपके लिए y के लिए भी हो जाएगा, वैसा ही z के लिए भी हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए आपने देखा था कि x की वैल्यू आ गई थी d1/d और y की वैल्यू आ गई थी d2/d और z की वैल्यू कितनी आ गई थी भाई, d3/d। आई बात समझ? अब इसको समझो। पहले मैं ले रहा हूं यहां पे, मान लीजिए मैंने x की बात की, मैं केवल x को लेके चलता हूं। मान लो x बराबर d1/d, आप ब्रैकेट में y भी लेके चलो, y बराबर d2/d और z बराबर d3/d। मान लो मैं बात x के लिए करूंगा लेकिन लागू तीनों के लिए होगी, वो y के लिए भी और z के लिए भी। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें तो अपन ये कह सकते हैं, इसको हम लोग 2 प्रकार से समझ सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? इसमें पहला हमारे पास ये हो सकता है, या तो d0 होगा या फिर d0 नहीं होगा।
बात समझ में आ रही है क्या? या तो डी जीरो होगा या फिर डी जीरो नहीं होगा। जैसे मैंने पहले समझाया था ना आपको वन वेरिएबल के लिए, वैसे ही सोचना आपको। समझ में आया नहीं आया क्या? या तो डी जीरो नहीं होगा या फिर जो है डी जीरो होगा। अब आप सुनो ध्यान से, अगर डी जीरो नहीं है, अगर डी जीरो नहीं होता है तो हम कैसे कर सोचते हैं? फिर वही सोचते हैं, ऐसे लिखा हुआ होता है। फिर कैसे सोचते हैं? जैसे लिखा होता है वैसे सोचते हैं। अच्छा, अगर डी जीरो नहीं है तो ऑब्वियस है, इसको हम लोग दो तरीके से अब सोच सकते हैं। आई बात समझ में क्या? दो तरीके से क्या सोच सकते हैं? अगर डी जीरो नहीं है तो मान लो अगर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0, ये तीनों जीरो हैं, ओके। और या फिर इफ D1, D2 एंड D3 नॉट ऑल आर जीरो, नॉट ऑल जीरो। ये वाली बात समझ में आ गई क्या भाई? दो ही केस बन सकते हैं। अगर डी जीरो नहीं है तो D1, D2, D3 के बारे में दो केस पॉसिबल है। कौन कौन से? या तो सारे जीरो होंगे या सारे एक साथ जीरो नहीं होंगे, यही तो होगा। नहीं आया समझ में? अगर मान लो सारे एक साथ जीरो हो गए तो D1 भी जीरो, D2 भी जीरो, D3 भी जीरो। अब बताओ x की वैल्यू क्या थी आपके पास में? D1 अपॉन D। y की वैल्यू क्या थी आपके पास में? D2 अपॉन D। और z की वैल्यू क्या थी आपके पास में? D3 अपॉन D। हालांकि D जीरो नहीं है, लेकिन D1, D2, D3 अगर सारे एक साथ जीरो हो गए तो x भी जीरो आएगा, y भी जीरो आएगा, z भी जीरो आएगा, और कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? ट्राइवियल सॉल्यूशन। नहीं आया समझ में आपके वाली बात? ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन मान लो अगर सारे जीरो नहीं हुए तो या तो ऐसा मान के चलो अपन ये कह सकते हैं x, y, z नॉट ऑल आर जीरो, नॉट ऑल आर जीरो, सारे जीरो नहीं आएंगे। और अगर सारे जीरो नहीं आएंगे तो क्या होगा? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो होगा, नहीं आया समझ में, लेकिन कैसा होगा? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। लेकिन देखा जाए दोनों, ये देखो चाहे ये देखो, है तो यूनिक सॉल्यूशन ही है। तो कैसा सॉल्यूशन? यूनिक भाई, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों तो एक साथ थोड़ा ना आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन तो है। नहीं आया समझ में? अगर होमोजीनियस इक्वेशन में आपको, अगर सॉरी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में आपसे बोला जाए कि इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है, 100% D नॉट इक्वल टू 0 होगा। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? अगर सॉल्यूशन यूनिक है और इक्वेशन कैसी है? नॉन होमोजीनियस है। अगर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है और सॉल्यूशन यूनिक है तो क्या होगा? D नॉट इक्वल टू 0 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है क्या? मैं भी आपको और अच्छी तरह समझा दूंगा, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? बाकी 3D भी थोड़ा बहुत आना चाहिए तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इधर आ जाओ आप, अगर D 0 है तो क्या होगा? फिर वही तीन बातें। आई बात समझ में क्या? अगर D 0 है तो हो सकता है तीनों एक साथ जीरो हो जाए। इफ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0। और अगर D 0 है तो कैसे सोचेंगे भाई? x, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, dx बराबर D1, ओके। और यहाँ पे D 0 है तो मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स बराबर D1। अब मैं जैसे 0 के लिए सोच रहा हूँ वैसे आपको मन में किसके लिए सोचना है? y के लिए भी सोचना है। y को मैं क्या लिखूंगा? 0 इंटू वाई बराबर D2। z के लिए क्या लिखूंगा? 0 इंटू z बराबर D3, क्योंकि D तो 0 है आपका। नहीं आया समझ में? अब आप खुद सोचो, अगर D1, D2, D3 तीनों जीरो हो गए तो ये तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग अगर 0 आ रहा है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर 0 इंटू समथिंग 0 आ रहा है, आई बात समझ, तो y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर z की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। यानी इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके पास में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है क्या आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर एक और चीज आती है, कोई जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इसका आंसर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। देखो ध्यान से, क्योंकि इसका कैसे समझो, अभी तो मैंने चलो समझा दिया आपको, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इस बात को बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 2 बराबर 2, आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 2 बराबर 0 इक्वल टू 0। लेकिन मान लो मैंने लिखा है 5 बराबर 4 और मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 4 मतलब 0 बराबर 0, तो क्या 5 बराबर 4 हो जाएगा? गलत हो गया ना? मतलब ये कॉन्सेप्ट ही हमने गलत तरीके से सोचा। नहीं आया समझ में? क्योंकि अगर 0 बराबर 0 आ रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि 5 बराबर 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसका आंसर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। बट नॉर्मली जो है हम लोग इसको इसी तरीके से समझ लेते हैं। आई बात समझ में क्या? बाकी बहस हम लोग 3D में करेंगे ना और अच्छी तरीके से, जब आपको प्लेन समझाऊंगा, कोई एक्सेल प्लेन कौन से होते हैं, कोइंसिडेंट प्लेन कौन से होते हैं। आई बात समझ में क्या? हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दो तरीके होते हैं। एक वो, जैसे मान लो 3 प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर दूसरे प्लेन के ऊपर तीसरा प्लेन, मतलब तीनों प्लेन एक ही प्लेन है, तो प्लेन के हिसाब से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और एक 3 प्लेन ये है, मान लो ये मेरे को दिया गया है, ठीक है साहब, एक मेरे पास में ये प्लेन है, ये 3 प्लेन ले लिया मैंने। आई बात समझ? देखो एक प्लेन ये है, ये तीनों के तीनों प्लेन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पर कर रहे नहीं कर रहे हैं? तो ये इन तीनों का सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, क्योंकि लाइन एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये सॉल्यूशन तो है, ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन ये लाइन के हिसाब से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और जब तीनों प्लेन ही एक प्लेन बन जाएंगे तो सोचो पूरे के पूरे प्लेन पे कितने सारे पॉइंट्स आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? चलिए साहब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
तो कुल मिला के आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, नॉर्मली हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है साहब, बट नो सॉल्यूशन वाला केस भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर सारे जीरो नहीं हुए, इफ अपन कह सकते हैं D1, D2 एंड D3 नॉट ऑल आर जीरो, नॉट ऑल आर जीरो, अगर सारे एक साथ जीरो नहीं हुए तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये जीरो नहीं हुए तो 100% अपन गारंटी ले सकते हैं कि नो सॉल्यूशन आएगा। आएगा सोने, क्योंकि बात ही खराब हो जाएगी फिर तो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मान लीजिए लिखा हुआ है dx बराबर d1, आपने कहा कि d1 d2 d3 जीरो नहीं है। अगर d1 d2 d3 जीरो नहीं है तो समथिंग, मान लो यहाँ पे आपने बोला भाई d जीरो है, जीरो इंटू समथिंग बराबर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो तो गलत हो गया सीधी सी, वो तो पक्का से और गलत है। नहीं आया समझ में? भैया लिखा है जीरो इंटू समथिंग बराबर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे समथिंग कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी रख के देख लो, गलत हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ तो 100% नो सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आपको दो तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारे पास में अगर डी जीरो है, अगर डी जीरो है तो नो सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, और यहाँ पर भी नो सॉल्यूशन वाला केस बन सकता है, लेकिन फिलहाल आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन ध्यान रखो। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए साहब, तो हमारा बेसिक तरीका बन जाता है। लेकिन अगर डी जीरो नहीं है, अगर डी जीरो नहीं है और अगर D1 D2 D3 तीनों जीरो है तो 100% एक ट्राइबल सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर तीनों में से कोई जीरो नहीं है तो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूशन तो होगा। समझ में आया? यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी नो सॉल्यूशन है, तो एक प्रकार से सॉल्यूशन तो मिला ना कम से कम। लेकिन यहाँ पर हम नॉट श्योर नहीं है, थोड़ा सा पंगेबाजी है। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन फिलहाल आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन ध्यान रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में कि हमारे पास में अगर तीन प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, जिसको हम लोग तीन वेरिएबल की इक्वेशन बोल सकते हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये तीन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस थी। नॉन होमोजेनियस क्यों? क्योंकि उनका जो RHS वाला पार्ट था वो जीरो नहीं था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि उसमें आप किस तरीके से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने बताया था कि x का मतलब होता है d1/d, y का मतलब था d2/d, z का मतलब था d3/d। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है d1 d2 d3 कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे दो बातें रखी थी कि हमारे पास में इसमें क्या क्या हो सकता है भाई, या तो d जीरो होगा या d जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर d जीरो नहीं है तो कैसे सोचना होता है, x इक्वल टू d1/d, डायरेक्ट सोचो, ठीक है, क्योंकि d जीरो नहीं है मतलब सारी बात d1 या d2 या d3 पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब क्योंकि d जीरो नहीं है, अब ऐसा हो सकता है कि तीनों एक साथ जीरो हो जाए, यानी कि d1 d2 d3 सबके सब क्या है, जीरो है। अब अगर वो सारे एक साथ जीरो है तो x इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग जीरो आएगा, y इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग जीरो आएगा, z इक्वल टू जीरो अपॉन समथिंग जीरो आएगा, यानी x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो। तीनों जीरो जब होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए सर, अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अच्छा ये यूनिक सॉल्यूशन है, हाँ यूनिक तो है क्योंकि यूनिक एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर d जीरो नहीं है और मान लो d1 d2 d3 में से सब जीरो नहीं है, मतलब मान लो d2 जीरो है, d3 जीरो है और d1 की वैल्यू आ गई 2, तो x तो जीरो नहीं आएगा क्योंकि d तो जीरो था ही नहीं और ये भी 2 आ गया, तो x जीरो नहीं है। मतलब इफ नॉट ऑल d1 d2 d3 आर जीरो, सारे एक साथ जीरो नहीं है। जब सारे एक साथ जीरो ही नहीं है, इसका मतलब x और y z भी तीनों एक साथ जीरो नहीं आएंगे। जब तीनों एक साथ जीरो नहीं आएंगे तो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आएगा सॉल्यूशन यूनिक। मतलब जैसे मान लो आपने बोला कि भाई x की वैल्यू मान लो 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई और z की वैल्यू 0 आ गई, तो आएगा तो एक ही सॉल्यूशन है, ये तो एक ही सॉल्यूशन है। समझ में आया नहीं? बहुत सारे सॉल्यूशन तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है, तो कुल मिला के क्या सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन। भाई बात समझ में क्या? तो कभी भी अगर हमको नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन समझते हो जिसमें d1 d2 d3 आपके पास होगा, गिवन होगा, उसमें बोला जाए कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी या क्या नहीं होगी। हम क्या पटक देंगे, d इक्वल टू नॉट जीरो, बस वहां से कंडीशन मिल जाएगी, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इधर इसको क्रैमर रूल बोलते हैं पूरे सिस्टम में। क्या है ये, क्रैमर रूल, ओके। हमने मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था, आपको याद है एनसीईआरटी में, है ना, जिसमें हमने बताया था। हालांकि ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल ज्यादा इसी का ही होता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो d जीरो है, अगर d जीरो है तो कैसे सोचोगे, अगर d जीरो है तो आप देखो क्योंकि dx बराबर d1 था, ऐसे dy बराबर d2 हो जाएगा, dz बराबर d3 हो जाएगा, तो 0 into x 0 into y 0 into z, क्योंकि d तो जीरो था ना।
अगर 0 इंटू एक्स बराबर D1 है, अब मान लो दो केस यहाँ बनेंगे भाई, हो सकता है D1 D2 D3 जीरो ना हो। अब अगर मान लो D1 जीरो नहीं है और तुम कह रहे हो कि 0 इंटू एक्स बराबर D1 जीरो नहीं है तो गलत हो गया ना, क्योंकि जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा जीरो आना चाहिए, लेकिन जीरो तो नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है एक्स की जो इस बात को सेटिस्फाई कर सके, मतलब नो सॉल्यूशन। ऐसा y के साथ भी हो सकता है, z के साथ भी हो सकता है, जो मैं बात बोल रहा हूँ तो तीनों के लिए लागू है। बात समझ में आ रही है? अब इधर देखो, अगर मान लो D1 D2 D3 जीरो है सारे, ठीक है, अब अगर D1 D2 D3 जीरो है तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो आप, 0 इंटू कुछ भी इक्वल टू 0, 0 इंटू कुछ भी इक्वल टू 0, 0 इंटू कुछ भी इक्वल टू 0, यानी x और y और z के कितने भी आंसर आ सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन साथ साथ में नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। भाई बात इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आप समझते जाएंगे चीजों को, समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेढ़ा केस होता है जब सारे जीरो हो जाते हैं, D भी जीरो, D1 D2 D3 सब जीरो, भाई बात समझ गया, तो थोड़ा सा पंगेबाजी होती है इस केस में। ओके, बाकी हम चेक करते जाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। 3D जब पढ़ लोगे तो और मजा आएगा इस चीज को समझ, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अच्छा अब इधर आपको समझ, अब मैं कह रहा हूँ आपसे होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन किसको कहते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं जिसमें आपके पास D1 D2 D3 क्या होता है, जीरो, मतलब इधर वाला राइट हैंड साइड में कुछ हो ही ना, जीरो होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो D1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि D1 क्या था याद है आपको? D1 किसको बोलते हैं हम लोग? D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये तो पूरी रो ही जीरो हो जाएगी, हो गया नहीं होगा? ऐसे इसमें होगा, ऐसे इसमें होगा, तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अरे आपको पता है ना D1 का मतलब क्या था भाई? D1 का मतलब ये था D1 D2 D3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा इस बात को। अब आप कह रहे हो कि ना तो इधर D1 D2 D3 सब जीरो है, तो ऑब्वियसली वो चीज जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सारी की सारी बात आएगी D पे, क्योंकि D1 D2 D3 तो जीरो है, ठीक है। चलो सर, यानी अगर मान लो D जी या तो D जीरो नहीं होगा या फिर D जीरो होगा, ठीक है। अब अगर D जीरो है, अगर D जी क्या है, जीरो है, फिर वही बात, अगर D मान लो जीरो आ गया तो जीरो इंटू समथिंग बराबर जीरो, और ये तो जीरो है ही पहले से, तो फिर वही वाली बात आ गई ना पिछले वाली, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेके चले, ठीक है। बाकी कहीं क्वेश्चन में दिक्कत आई तो अपन उसके ऊपर बात समझा दूंगा, ऐसा क्वेश्चन जब करोगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं प्लेन समझाऊंगा आपको, कोएक्सियल प्लेन ये वगैरह वगैरह सारी कंडीशन समझ में आपको जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में पहले हमें 3D में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है साहब। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर मान लो x बराबर D1/D और आप कह रहे हो कि D जीरो नहीं है, लेकिन D1 तो जीरो है ना, तो x भी जीरो आएगा, y भी जीरो आएगा और z भी जीरो आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो कुल मिलाकर ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि सारे जीरो हैं। सही है साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अच्छा, तो आपने एक बात यहाँ पे नोटिस करी है कि चाहे होमोजेनियस इक्वेशन हो चाहे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो, अगर D जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है? कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ओके, चलिए साहब, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, अच्छा, अगर D बराबर जीरो है, अगर मान लो D बराबर जीरो है तो होमोजेनियस वाले केस में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन आता है। क्या सॉल्यूशन आता है? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये जो मैंने लिखा है एक जनरल केस है, आई बात सुनो, 90% जगह सब कुछ सही माना जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी सारी चीजें प्योर बेसिक चीजें हैं, आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए और ये ही काम आएंगे आपके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमसे क्वेश्चन बोला जाए कि इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, ठीक है। इधर कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक बेसिक क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ लिखा है x + y + z = 9। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 5y + 7z = 52, और यहाँ लिखा हुआ है 2x + y - z = 0। ये कैसी इक्वेशन है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, पहली बात, क्योंकि तीनों में RHS जीरो नहीं है। चलिए सर, बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। किसके थ्रू सॉल्व करना है इसको? क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या होता है भाई? पहले आप पहले D बताओ क्या होता है? D का मतलब क्या होता है? 1 1 1 1 1 1 2 5 7 2 5 7 2 1 -1 2 1 -1। तो इसको सॉल्व कर लोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा -4। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? -4। आई बात समझ? तो कहाँ पहुंच गया आप? इस वाले के साथ पहुंच गए सीधा, क्योंकि D आपका जीरो नहीं आ रहा है ना, मतलब आप कौन से केस में पहुंच गए?
देखो डेल्टा भी कहते हैं डी को, है ना, एक ही बात है, डेल्टा लिखो डी लिखो, ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन फाइंड d1। अब आप d1 निकालोगे, d1 आपके पास क्या होता है, जो d1 d2 d3 लिखना पड़ता है पहले, 952 0, बाकी वही सेम रहता है 151 17 -1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हमारे पास में रहेगा d1। जो आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास में आएगी d1 की जो वैल्यू हमारे पास में आती है वो बता देता हूँ आप सॉल्व कर लोगे उसको। इसकी वैल्यू भी आपके पास में -4 मिलेगी। इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, -4। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट d2 कैसे निकालते हैं बताओ भाई। d2 में पहली वाली जो वही रहती है 1 2 2 1 7 -1, लास्ट वाला सर बीच वाली में d1 d2 d3 आता है, 952 0 952 एंड देन 0। आई वाज सॉल्व किया, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो d2 है, d2 की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास में आएगी साहब, d2 की वैल्यू आ रही है साहब -12। कितनी आ रही है, -12। सिमिलरली यू कैन फाइंड d3 क्या होता है बताओ। d3 में क्या होता है, पहली दो रो सेम रहती है 1 2 2 1 5 1, लास्ट में से होता है 952 एंड 0। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो d3 की आपके पास वैल्यू हो जाएगी -20। कितनी वैल्यू हो जाएगी, -20। अब आपको x y z कैसे निकालते हो, x का मतलब क्या होता है d1/d, तो d1 कितना आपके पास है, -4/-4, so this is 1। सिमिलरली y कैसे निकालोगे आप, d2/d और d2 -12/-4, so the answer is 3। और z कैसे निकालोगे, d3/d और d3 कितना हमारे पास है, -20/-4 which is 5। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू आ गई 5। बात समझ में आ रही है आपको, इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे क्या, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए सर अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हमारे पास में क्या केस बनेगा क्या केस नहीं बनेगा, यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए सर तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम देखें तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, मैं स्क्रीन में डाल दूं ताकि आपको बता सकूं कि जो हमने पढ़ाया कैसे करेंगे हम उसका इस्तेमाल, ठीक है। हाँ जी साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q। आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया साहब x + y + z = 6, और फिर यहाँ दिया गया साहब x + 2y + 3z = 10, और फिर आपको यहाँ दिया गया साहब x + 2y + pz = q हैज। पहला उन्होंने दिया गया है भाई यूनिक सॉल्यूशन, पहला क्या दिया गया साहब उन्होंने, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली आपको सर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एवर समझ में क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में क्या था सर, नो सॉल्यूशन, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ये तीनों बातें हमें बतानी। तो कौन कौन सी हमारे पास कंडीशन लगेगी, उसके लिए मैं सारी कंडीशन निकाल कर देता हूँ ताकि हम जल्दी चीजों को समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले देखो आप देख सकते हो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि RHS में 0 नहीं है, तो मुझे d d1 d2 d3 सब निकाल के बता देता, ठीक है। अगर मैं d निकालूंगा मैं यहाँ पे तो d की वैल्यू आएगी p - 3, वो आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लें, है ना, 1 1 1 और 1 2 3 1 2 p ऐसे करके डिटरमाइन बोलेगी और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो वहां से d आएगा। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट d1, जब आप d1 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा साहब 2p + q - 16, 2p + q - 16। और लास्ट अगर हम उसके बाद d2 निकालेंगे साहब, d2 की जो वैल्यू आपके पास में आएगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करनी आती है, 4p - 2p + 8, और जो d3 की वैल्यू आपके पास में आएगी साहब वो आएगी q - 10। d3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, q - 10। ये वाली बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान से देखिएगा हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपने क्या बोला भाई, आपको चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब d 0 ना हो। होमोजेनियस में भी यूनिक तभी मिलता है जब d 0 ना हो। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए साहब तो कुल मिला के यूनिक सॉल्यूशन आपको चाहिए फॉर, पहला हमारे पास में क्या है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो d को 0 नहीं होने देना है, ठीक है, यानी d जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और d अपने आप में कितना है हमारे पास, p - 3 है, मतलब p - 3 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब p क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यानी p 3 नहीं होना चाहिए। बाकी देखो यूनिक सॉल्यूशन तब भी आएगा जब ये वाला केस होगा, तब भी आएगा जब ये वाला केस होगा। तो d1 d2 d3 चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब p 3 नहीं होना चाहिए बस, मतलब d 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि कैसे p डज नॉट इक्वल टू 3, बाकी d1 की वैल्यू में p है, q भी है, यहाँ पे भी q है, d2 में भी q, d3 में भी q है, d2 में भी q है, तो q कुछ भी हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। d1 d2 d3 अगर सारे 0 हो भी जाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा।
आई बात सॉल्व नहीं, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए p डज नॉट इक्वल टू 3 बट q बिलोंग्स टू r, q कुछ भी हो जाए नो, पहला समझ में आया, सही है। चलिए सर दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात करें तो हमसे क्या बोला गया था साहब, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आई बात सॉल्व नहीं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए देखो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ है, यहाँ का मतलब सब जीरो, db0 d0 d1 d2 d3। मैंने कहा नॉर्मली हमारे पास ये वाला केस लगेगा, समझ लो भाई। कोई ऐसा क्वेश्चन फंसेगा जिसमें दूसरे केस ऐसे बने तब मैं आपको जल्दी ज्यादा अच्छी तरह समझा पाऊंगा कि कब नो सॉल्यूशन वाला केस बनता है, ठीक है। चलिए सर, वरना 3D में तो पढ़ेंगे ये सब चीजें, ये समझ में आ गया नहीं आ गया आपको। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आएगा सर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें और हमारे पास में नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, सबको जीरो कर दो, यानी कि db0 d बराबर 0 बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 सब जीरो। अब बस हो गया, जब यहाँ से आप जीरो पुट करोगे तो p बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी 3 और यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए जो आप d को जीरो पुट करोगे तो p इक्वल टू 3 आ जाएगा और सबको जीरो पुट करोगे तो वहाँ से भी वैल्यूज मिलेंगी आपको, d3 से करोगे डायरेक्ट q की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन p की वैल्यू होगी 3 और q की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 10। ये वाली बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद हमको लास्ट पार्ट क्या बोला गया है साहब, लास्ट पार्ट हमको बोला गया है नो सॉल्यूशन। आप चाहते हैं कोई सॉल्यूशन ना आए, आई वाज सॉल्व नहीं। अच्छा आप ध्यान से देखिए, नॉन सॉल्यूशन कब आता है, जब d तो जीरो हो लेकिन d1 d2 d3 सारे जीरो नहीं होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं है। अभी अब ये वाला नो सॉल्यूशन को मत देखो, इसको छोड़ो फिलहाल, आई वाज सॉल्व नहीं। तो इसको देखो, नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब d तो जीरो होगा लेकिन d1 d2 d3 सारे जीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि d जीरो होगा मतलब p इक्वल टू 3 तो होगा नहीं, आया समझ। तो फॉर नो सॉल्यूशन थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर नो सॉल्यूशन d बराबर 0 पुट कर दो। d बराबर 0 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में भाई, p बराबर 3 तो आ जाएगा, बट सारे जीरो नहीं होने चाहिए। सारे जीरो का मतलब d1 d2 d3 नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जब तुम पुट करोगे d3 नॉट जीरो, मतलब क्या आएगा, d3 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब q 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों कितना नहीं होना चाहिए 10 नहीं होना चाहिए। तो सारे केसेस आपको समझ में आ गए कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे केसेस आपको दिमाग में ऐसे करते बिठा देना, बात समझ में आ गई है। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे चीजों को आप समझते जाओगे और अच्छी तरह चीजें आपको समझ में आएंगी। समझ में आ रहा है क्या। चलिए साहब अब एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ओके, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ याद हो गया होगा क्या क्या हमारे पास केसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो अब देखिए ध्यान से, अभी बता नहीं रहा हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल लिखा हुआ है ताकि जब आप कई बच्चे डायरेक्ट वीडियो देखते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि करना क्या चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया गया है कि हमारे पास में इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है ax प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यहाँ लिखा हुआ आपके पास में x प्लस वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। उसके बाद में बोला गया है वेयर x, y एंड z नॉट ऑल जीरो, ये सारे के सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है ऐसा। उसके बाद आपको बोला गया कि भैया तब प्रूफ करके बताओ, प्रूफ दैट 1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस c इज इक्वल टू 1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। चलिए सर, अब यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है कि x, y, z सारे जीरो। पहले बताओ कैसे इक्वेशन है, होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है, होमोजेनियस है क्योंकि RHS में 0 है, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन होगी। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है और वो कह रहे हैं कि x, y, z नॉट ऑल जीरो, x, y, z नॉट ऑल जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर x, y, z सारे जीरो होते हैं सॉल्यूशन कैसा होता है, ट्रिवियल होता है ना। होमोजेनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है, जब d जीरो हो जाए, जब d कितना हो जाएगा 0, ऐसे होता है। होमोजेनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा, जब d 0 है। डायरेक्ट करना सीखो फिलहाल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए सर, तो आपसे क्या बोला गया भाई, सिंस गिवन इक्वेशन अपन कह सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब मैं इनके डिटरमिनेंट बनाऊंगा। डिटरमिनेंट क्या बनेगी मेरे पास, a11 1b1 11c इक्वल टू 0। अब कैसे भी तरीके से सॉल्व करके मैं ला दूंगा, है ना भाई। इसको ओपन करूंगा, बाकी आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बहुत ही बेसिक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है, कर लोगे ना। मेन तो यहाँ पे खाना बता रहा, बाकी तो पता ही आपको क्या करना है, इसको जैसे अरेंज करना है करो, लेकिन इसके बाद ये आना चाहिए, ठीक है। ऐसा होमवर्क इसको ध्यान रखो, मेरा काम तो मेन चीज बता रहा हूँ, मैंने बताया। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके के भी हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपसे बोला गया है कि जो है
एक क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है साहब, ध्यान दीजिए। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? चलिए साहब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, ये तो आप प्रूव कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखो कि एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो का मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अब आप याद रखोगे, अगर आप लोग याद यहाँ से देखो तो हमारे को क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास में दिया गया है कि लैम्डा एक्स प्लस कॉस थीटा इनटू वाई, आई बात समझ में, प्लस कॉस थीटा इनटू जेड इक्वल टू 0। आई बात समझ, नॉर्मली पता ही क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन हो गया आपके पास। जनरली मतलब ये मान के चलो 70% चांस में होमोजेनियस इक्वेशन होगी। आई बात समझ, तो ज्यादा उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ, इसलिए आप उसको ज्यादा ध्यान रखो। ओके, ऐसे याद तो मैंने पूरा बताया दिया आपको। तो लैम्डा एक्स प्लस कॉस थीटा वाई प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस कॉस थीटा इनटू वाई प्लस साइन थीटा इनटू जेड बराबर 0। यहाँ दिया गया है माइनस एक्स प्लस साइन थीटा इनटू वाई माइनस कॉस थीटा इनटू जेड बराबर 0। आई वाज सॉल्व। आपसे क्वेश्चन बोला गया पहला कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सिस्टम का क्या सॉल्यूशन है भाई? हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है भाई? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर इनका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है तो क्वेश्चन बोला गया है फाइंड लैम्डा इन टर्म्स ऑफ थीटा। आई वाज सॉल्व, ठीक है। अब बताना है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी और लैम्डा की रेंज कहां से कहां तक होगी। फाइंड लैम्डा इन टर्म्स ऑफ थीटा और आल्सो फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए सर, अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बोला गया भाई, इस जो तीन इक्वेशन आपको यहां गिवन है ना, होमोजेनियस इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कैसा है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। होमोजेनियस इक्वेशन में ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है? जब d 0, जब d क्या होगा? 0। इसको d निकालो, बताओ उसका d क्या होगा, बोलो उसका। लैम्डा cos थीटा cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या कर दूंगा 0। इसको आप सॉल्व कर ही लोगे, ये आपका काम है इसको सॉल्व करना, ठीक है सर। आप कोई सा भी ऑपरेशन वगैरह लगा के सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। तो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 2 cos स्क्वायर थीटा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? सो दिस इज लैम्डा इन टर्म्स ऑफ थीटा। कुल मिला के वो तो सब बात की बात है, इसको आप डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर ही लोगे ना भैया। तो ऑपरेशन लगा के सॉल्व करो, नहीं हो रहा डायरेक्ट ओपन करो, ज्यादा रेफरेंस मत पढ़ा दो, अपने आप सॉल्व करके यहां पहुंच जाओगे। ओके, और 0 क्यों किया मैंने? क्योंकि इसका कैसा सॉल्यूशन था? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा डायरेक्ट आप 0 पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल टू क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया। फिर उन्होंने क्या बोला था? फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की रेंज क्या होगी? अगर अपन को लैम्डा की रेंज निकालना है, तुम अच्छी तरह जानते हो cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर +1 तक। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से लेकर 1 तक। याद है ना आपको? भाई cos स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव नंबर है ना। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा की जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 1 तक। अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू की रेंज 0 से 1 तक होगी तो 2 cos स्क्वायर थीटा कहां से होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। और ये हमारा लैम्डा था, तो 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 2, यानी लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 2 तक। क्लोज इंटरवल है। ये वाली बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्योर बेसिक चीज है। अब आप ध्यान समझिएगा कि मान लो उन्होंने क्या कहा, आगे क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसको सॉल्व करिए अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है। अगर लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या है। इतना समझ में आ गया आपको क्या होता है? देखिए धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि आगे हमने अभी तक क्या क्या सीखा। अब उसने क्या बोला, इफ लैम्डा इक्वल टू 1, अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू 1 है, देन सॉल्व दिस सिस्टम। इस सिस्टम को सॉल्व करके बताओ। अगर लैम्डा 1 है तो कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तुम्हारे पास वही cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो 1/√2। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 1/√2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? π/4, यानी कि 45 डिग्री। आई बात समझ में क्या? आपको ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे दो आंसर ला सकते हैं। आई बात समझ में क्या? क्योंकि 1/√2 दो जगह होगी, एक +1/√2 होगी, एक -1/√2 आएगी, दो आएंगे ना आंसर। लेकिन हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है साहब? कोई दिक्कत बात तो नहीं है, लिखा होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर लैम्डा बराबर 1 है और थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? π/4। जब थीटा π/4 आएगा तो ये इक्वेशन कैसे दिखाई देगी आपको? पहली बात तो लैम्डा की जगह 1 हो जाएगा, तो ये x बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा x? यहाँ पे क्या आएगा बोलो सर? y/√2। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? y/√2 आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा बोलो सर? z/√2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है सर। नाउ यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास में? x प्लस ये कितना है? cos थीटा इनटू y, कितना रहेगा बोलो? y/√2 प्लस यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास में? z/√2।
ये वाली बात सुन, दोनों प्लेन सेम हो गए। आई बात सुन, कांस्टेंट प्लेन हो गए दोनों सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल, जैसे लाइन लगाती है ना एग्जैक्टली सेम, ठीक वैसे ही। और जब ऐसा हो जाए ना तो दोनों में से किसी एक प्लेन को मान लो, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं, दोनों क्या है, एक ही है, किसी एक की वजह से आप सॉल्व कर सकते हो। देखोगे अभी आगे यहाँ पे कितना जाएगा -x प्लस यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास y बाई रूट 2 और माइनस का z बाई रूट 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है सर ना। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है, यहाँ पे पास में क्या है, दोनों के दोनों क्या है भैया, सेम। आई बात सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों को एक मान लो और ये बचा के इन दोनों को सॉल्व करके बताना है। क्या सॉल्व करोगे, देखो ध्यान, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं, हमारे पास में कुछ भी आप लेट कर सकते हो। वैसे मान लो मैंने लेट कर लिया z इक्वल टू टी, आप लैम्डा कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। लेट कर लिया z इक्वल टू टी। अगर मैंने z की वैल्यू t सपोज कर ली तो मुझे बताओ x और y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अगर मैंने z की वैल्यू t मान ली तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस y बाई रूट 2 इज इक्वल टू, ये उधर भेज दूंगा तो माइनस का t बाई रूट 2। अब इन दोनों में तो एक ही बात रखना, ऐसे ही मैं z की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो माइनस x प्लस y बाई रूट 2 इज इक्वल टू, जब उधर जाएगा तो t बाई रूट 2, क्योंकि मैं z को क्या मान चुका हूँ, t मान चुका हूँ। अब बस अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, x और y सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। इसको डायरेक्ट ऐड करते हो, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2y बाई रूट 2 इक्वल टू माइनस t बाई रूट 2 इनटू t बाई रूट 2, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या क्या आएगा, z बराबर t है, y बराबर 0 आएगा और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का t बाई रूट 2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस t बाई रूट 2 0 t। ये वाली बात समझ में आ रही है, तो हमारे पास प्योर बेसिक चीज था। समझ में कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है साहब। जब हमारे पास दो प्लेन सेम आ जाए, कॉन्स्टेंट प्लेन आ जाता है, तो क्या करते हैं, उन दोनों प्लेन को एक ही, क्योंकि एक ही प्लेन है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सपोज कर लो आप, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब 3D पढ़ेंगे तो प्लेन का और नॉलेज आपको मिलेगा, तब पता चलेगा कोई एक्शन प्लेन वगैरह क्या क्या चीज होती है, ठीक है साहब। इतना समझ में आ गया।